हमारे साथ हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव, जिन्होंने ग्राउंड पे जाके वेस्ट बंगाल में चुनाव कवर किया था। अभी उनसे हम आपकी बात करवाते हैं, वो किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उनके बारे में उनका क्या ख्याल है। उससे पहले जो ECI की वेबसाइट है उसके बारे में आपको अपडेट कर देते हैं। तो ECI की वेबसाइट के मुताबिक 200 सीटों के ऊपर बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। तृणमूल कांग्रेस 87 सीटों पे है, कांग्रेस को INC को 2 सीटें हैं, AJUP को 2 सीट है, CPM को 1 सीट है और AISF को 1 सीट है। तो कुल मिला के 294 सीटों का जो रुझान हमारे सामने है उसमें से लगभग ये स्थिति बनी हुई है। हम जब इसको मैप पे देखते हैं तो खासतौर पर नॉर्थ बंगाल में, जंगल महल में और साउथ बंगाल के एक बड़े हिस्से में हमको बीजेपी को बढ़त लगातार बनती हुई हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो ये मोटा मोटी स्थिति है। अभिषेक जी, स्वागत है आपका न्यूज पिंच पे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, शुक्रिया। अभिषेक जी, आपने लंबे समय चुनाव कवर किया। तकरीबन मेरी जानकारी अगर ठीक है तो आप 3 महीने बंगाल में रहे और वहाँ पे लगातार चुनाव कवर करते रहे ग्राउंड से। तो अभी क्या स्थिति, आपको क्या लगता है कि ये जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं इससे एक बात स्पष्ट होती है कि बीजेपी वहाँ पे पोलराइजेशन करने में कामयाब रही, बीजेपी वहाँ पे एक तरीके से हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही, ऐसा इस रुझान से हमको समझ में आता है। आपकी इसके बारे में आपने ग्राउंड पे क्या देखा कि क्या उस किस्म का जो पोलराइजेशन है वो बंगाल में दिखाई दिया आपको ग्राउंड पे? नहीं, उसको पोलराइजेशन मैं नहीं कहूँगा, और पोलराइजेशन है सच वहाँ पे मुझे दिखा भी नहीं और उतना ओवर्ट, उतना मुखर नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि इसको आप मोबिलाइजेशन कह सकते हैं। मतलब हिंदू मत जो बिखरे हुए थे उनको शायद गोलबंद किया है, लेकिन पोलराइज नहीं किया है। पोलराइज करने का मामला दूसरा होता है। पोलराइज करने का मसला होता है जिस तरह यूपी और बिहार में पोलराइज किया जाता है। बंगाल को पोलराइज करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां का हिंदू मतदाता यूपी, बिहार, MP की तरह नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप कहते हैं कि पोलराइज करके इतने वोट लाया है तो ये बात मुझे नहीं समझ में आती। अगर इतने वोटों के पीछे के कारणों को गिनवाना पड़े तो मैं 3-4 चीजें बताऊंगा, जिसमें सबसे पहली बात ममता सरकार और उनके विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो पहला फैक्टर था जो इसकी बुनियाद था। ठीक है, पहली बुनियाद वो था। उसके बाद ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल में खुद अपनी तरफ से जो धार्मिक पोलराइजेशन किया है, और वो पोलराइजेशन मैं कॉन्शियस नहीं कहूंगा, उसको मैं प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जवाब में जो ममता बनर्जी की सांप्रदायिकता थी, TMC की सांप्रदायिकता थी, एक किस्म का कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, उसने थोड़ी सी जमीन तैयार की भाजपा की। इसके बाद ये जो आधार तैयार हो गया उसमें SIR से जो 27 लाख वोट तीसरे चरण में जाके ट्रिब्यूनल में फंसे, उसने ममता बनर्जी को कमजोर किया। इसके बाद ऊपर से जो लेयरिंग हुई है वो केंद्र सरकार के पूरे तंत्र की लेयरिंग थी, जिसमें हमने 2.5 लाख के आसपास अर्धसैन्य बल, बाहरी पर्यवेक्षकों और वहां के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों और सस्पेंशन को देखा। ये सब मिलके जो है 200 सीटों के रूप में सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही। हाँ, तो दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण, जो आपने कहा कि प्रतिस्पर्धी जो सांप्रदायिकरण है या हाँ, ये बड़ा दिलचस्प शब्द है। इसको थोड़ा सा अगर आप विस्तार में हमारे दर्शकों को बता पाएं कि प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकरण क्या है। देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी के राज में 2 चीजें बहुत स्पष्ट थीं धर्म के स्तर पे, जो इस बार भी मुझे समझ में आया। 2021 के चुनाव में मैं गया था तब भी मुझे समझ में आया था, और जब 2011 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार हटी थी और ममता बनर्जी आई थी उस समय भी संकेत मिले थे।
मैं केवल 2016 में नहीं जा पाया था, बाकी 3 चुनाव में गया। ममता बनर्जी की सरकार ने अव्वल तो बीजेपी के कम्युनलिज्म को काउंटर करने के लिए बड़े पैमाने पे मंदिर बनवाए हैं वहां पे बंगाल में। सबसे बड़ा मंदिर जो प्रतीक है उनके रिएक्शनिज्म का, उनके कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का, वो दीघा का जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर है। इसके अलावा इस तरह के छोटे छोटे प्रोटोटाइप मंदिर पूरे बंगाल में आपको मिल जाएंगे जो टीएमसी ने बनवाए हैं। दूसरा, ममता बनर्जी ने जो दुर्गा पंडाल वहां लगते हैं, जो दुर्गा पूजा के दौरान, वहां से एक क्लू लेते हुए दुर्गांगन जैसा एक प्रोजेक्ट चलाया और वहां लगाया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो जूट मिल के इलाकों में, पुराने इंडस्ट्रियल इलाकों में रामनवमी के जुलूस निकलवाती थी, उसके जवाब में ममता बनर्जी ने टीएमसी के रामनवमी के जुलूस निकालने चालू किए। ठीक है, कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी सांप्रदायिक पहल हो रही थी पहले से, उसको किसी सेकुलर तरीके से काटने की ममता बनर्जी ने कोशिश नहीं की। स्वस्थ लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने कंपटीशन में अपना वाला संस्करण निकाल दिया। मंदिर के बदले मंदिर, जुलूस के बदले जुलूस। ठीक है, एक ये लेवल था। और दूसरा लेवल ये रहा कि ममता बनर्जी ने, जैसा कि उनके ऊपर आरोप लगता है, मुस्लिम मतदाताओं के लिए थोड़ा बढ़ चढ़ कर रियायतें दी, उनको छूट दी, जैसा कि वहां के लोगों को महसूस होता है। लेकिन दिलचस्प यह है कि इन दोनों से इतर वहां पे मारवाड़ियों के लिए भी ममता बनर्जी ने बहुत काम किया। अभी हाल में चुनाव शुरू होने के पहले जैन मंदिर का उद्घाटन और इस तरह की चीजें उन्होंने लगातार की हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि जैसे किसी एक धर्म को या वर्ग को फेवर करने के बजाय एक तरफ जो उन्होंने धार्मिक कार्य किए उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे वर्ग का धार्मिक कार्य किया। ठीक है, अब इसको मैं सेकुलरिज्म कहूं ना कहूं ये कहने में बड़ा मुश्किल है और ये संकट भी है, क्योंकि लगता नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता है कि ममता बनर्जी ये चाहती थी कि धर्म के मोर्चे पर उनके अलावा पहल करने वाला कोई ना हो राज्य में। अगर हिंदुओं के लिए करना हो तब भी वही करें, मुसलमानों के लिए करना हो तब भी वही करें। तो एक तरह से वो मोनोपोली चाहती थी। ठीक है, और इस पूरे खींचातानी ने वहां पर पोलराइजेशन की जमीन पिछले 5-10 साल में बनाई है। इस बात को वहां पे लेफ्ट के लोग भी मानते हैं, इस बात को वहां पे ममता बनर्जी के अपने वोटर्स भी मानते हैं। ये दिखाई पड़ता है सड़कों पर। मुझे लगता है कि भाजपा को एक आधार मिल गया। ये आधार भाजपा को 2011 में कभी नहीं मिलता जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार गई थी, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट की सरकार जो 35 साल 32 साल रही, उसने कभी भी धर्म के मोर्चे पे कोई पहल नहीं की, सार्वजनिक पहल नहीं की। हाँ, दुर्गा पंडालों के मैनेजमेंट का मसला एक था जो कि सीपीएम की कमेटियों के पास हुआ करता था, लेकिन वो एक उत्सव की तरह, चूंकि वहां के परंपरा में इनग्रेन्ड है, एम्बेडेड है, वहां की अपनी चीज है, तो इसलिए वो अलग से कम्युनल नहीं दिखता था, है ना। जैसे ही ममता बनर्जी के पास सत्ता आई 2011 में, उन चीजों का एक्स्ट्रा, एक तरह से कहते हैं कि एक आयाम निकाल के लाया गया, और उस एक्स्ट्रा आयाम के कारण ही भाजपा को इतनी स्पेस मिल पाई। ये मुझे ऐसा लगता है। आप ममता बनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने वहाँ पे धार्मिक क्षेत्र में पहल की ज़्यादा, मतलब वो चाहे हिंदुओं को लेके हो चाहे मुसलमानों को जो ऐसे एक्स्ट्रा रियायतें देने की बात हो। मुझे बार बार याद आ रहा है जो 2019 का सॉफ्ट हिंदुत्व की जो स्थिति थी, वो मुझे याद आ रही कि कांग्रेस ने एक लाइन पकड़ी थी। राहुल गांधी उसमें मंदिर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, वो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बता रहे थे, त्रिपुंड लगा रहे थे, और वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी कांग्रेस की जो है बुरी तरीके से नाकामयाब हुई 2019 में हमने देखा। तो कुछ वही लाइन ममता बनर्जी ने ली इस चुनाव में, ऐसा मतलब इस चुनाव से पहले भी, मतलब अपने पुराने कार्यकालों में। तो ऐसा हम कह सकते हैं क्या? ये कहना ठीक? दोनों में फर्क है। देखिए, थोड़ा सा फर्क है। राहुल गांधी का जो भी पोजीशनिंग था, सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको कहा जाता है, वो मुझे लगता है कि रिएक्शनरी नहीं था, प्रतिक्रियावादी नहीं था। रिएक्शनरी मतलब कि वहां पे कोई हिंसक प्रतीक नहीं थे। हाँ, ममता बनर्जी वाले पूरे सॉफ्ट हिंदुत्व में, सॉफ्ट क्या मतलब, वो सीधा सीधा हिंदू धर्म का पोर्ट्रेयल ही है, और उसमें एक किस्म का हिंसक रिएक्शन था भाजपा के खिलाफ। ठीक है,
तो आप ये समझिए कि अगर भाजपा के रामनवमी की तलवारें अल्पसंख्यकों की तरफ थी, तो टीएमसी की रामनवमी की तलवारें भाजपा की तरफ थी। ठीक है, ये एक बुनियादी फर्क है। राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व तो कल्चरल किस्म का था, उसमें कोई हिंसा के प्रतीक नहीं थे, वो रिएक्शन में नहीं हुआ था, वो बीजेपी को काटने की मंशा से नहीं था। शायद वो एक टैक्टिक्स रहा हो चुनाव लड़ने का। हा? उसका परिणाम हमने देखा कि गुजरात में एटलीस्ट कम से कम 2000 इसके पहले के पहले वाला जो चुनाव था गुजरात में 17-18 में, उसमें उसका लाभ मिला था राहुल गांधी को, कांग्रेस को। लेकिन बंगाल में जो है ये पिछले 5 साल में ज्यादा सीवियर हुआ है। मुझे लगता है कि 2021 के पहले ममता बनर्जी को उतना कम्युनल कहना बहुत मुश्किल था, नहीं कहा जा सकता था। लेकिन बाद में ये कम्पिटिटिव कम्युनलिज्म वाली पॉलिटिक्स और प्लस जो वेलफेयर की पॉलिटिक्स उनकी है, वो दोनों मिलके चली है एक साथ। तो बड़े पैमाने पे आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ, तो और दूसरी बड़ी बात आपने कही कि जिस तरीके से सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे हुआ, तो उसने क्या काउंटर वेट रखा? जिस तरीके से हम मानते हैं कि बंगाल एक पार्टी सोसाइटी है, वहाँ पे पार्टी का बहुत दखल होता है, चुनावी प्रक्रिया में भी बहुत बुरी तरीके से जो है पोलिंग प्रोसेस को रिग करने की कोशिश की जाती है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है जो सत्ताधारी पार्टी है। ये हमने सीपीएम के दौर से देखा है, उसके बाद टीएमसी ने उसी तरीके से काम करना शुरू किया बंगाल में। तो क्या सीएपीएफ को जिस तरीके से डिप्लॉय किया गया, उसने क्या उसके ऊपर काउंटर वेट रखा, या टीएमसी जिस तरीके से पहले पोल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर पाती थी उस तरीके से इस बार नहीं कर पाई? क्या मसला हुआ? क्योंकि 90 सीट आना और तिहाई के आंकड़े में भी नहीं आना, सैकड़े के आंकड़े में भी नहीं आना, ये थोड़ा सा चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है। नहीं, मुझे चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं लगता है। इसकी 3 वजह हैं। मैं अगर मोटे तौर पे 3 वजह गिनाऊं, पहला कि पहले से इसकी जमीन एसआईआर ने तय कर दी थी। ठीक है, 27 आप सोचिए कि पिछली बार 2021 में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के वोटों का जो फर्क है वो 50 लाख वोटों का फर्क था, है ना। और 50 लाख वोटों में अगर आप 27 लाख वोट ऐसे ही उड़ा दें या फंसा दें तो आधा काम तो हो गया। ठीक, तो काहे का आश्चर्य। अब जो बचता है उसमें बहुत से काम किए गए, जिसमें और मेरे ख्याल से ये सारे ऐतिहासिक काम थे। पहला कि कभी भी हमेशा से बंगाल पार्टी पॉलिटिक्स की जगह रही है, बंगाल में बीच की जगह नहीं रही। हाँ, मतलब बंगाल में सिविल सोसाइटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वहां पे हर चीज पार्टी से जुड़ी होती है। ये पुरानी बात है, बंगाल की पॉलिटिक्स ही ऐसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाल में कभी सेना उतारी गई हो, या हमारे पास कोई प्रेसिडेंस नहीं मिलता कि किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में सेना उतारी गई हो। ये पहली बार हुआ। कहीं ये प्रेसिडेंस नहीं मिलता है कि राज्य के कर्मचारियों को हटा के केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया गया हो। ये भी पहली बार हुआ। कहीं ये प्रेसिडेंस नहीं मिलता है कि 5 सेना के कमानों के जो प्रमुख हैं उनकी उस जगह पे बैठक हो। कलकत्ता में मीटिंग हुई थी 5 कमानों के प्रमुखों की। मतलब आप अपने देश के भीतर अपने देश के हिस्से एक राज्य में चुनाव करवा रहे हैं, आप दूसरे देश पे चढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं, है ना। ये फेडरलिज्म पे सीधा सीधा चोट है। सवाल फेडरलिज्म का है। और मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि ये केंद्र और राज्य के बीच रिश्ते का मसला है। राज्य की कुछ अपनी स्वायत्तता है, अपनी ताकत है, केंद्र का अपना काम है। केंद्र सरकार चाहे किसी की भी हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी ही क्यों ना होती, किसी की होती, केंद्र सरकार अगर केंद्रीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से, सेना के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से अगर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने लगे तो मेरे ख्याल से ये 2 पार्टियों का विधानसभा चुनाव नहीं होगा। ये एक पार्टी और बनाम केंद्रीय सत्ता के बीच की लड़ाई होगी, है ना। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव रेगुलर चुनाव नहीं था।
आपको लगा, हमको लगा, कहीं से किसी को लगा कि पश्चिम बंगाल को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है इस बार? बाकी 4 राज्यों से चुनाव 5 जगह हो रहे थे जी। हम लोगों ने तमिलनाडु को उतना स्पेस नहीं दिया, हम लोगों ने पौंडीचेरी को तो बिल्कुल ही स्पेस कभी नहीं देते हैं। असम पे शायद थोड़ा मोड़ा निगाह थी, लेकिन वहां पे हम सभी ये मान के चल रहे थे कि स्टेटस को रहेगा, भाजपा रहेगी। सबसे ज्यादा वेटेज और कवरेज अगर किसी को मिली तो पश्चिम बंगाल को। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति असामान्य थी, सामान्य नहीं थी। और ऐसी असामान्य स्थिति में जहां पे लड़ाई डेविड बनाम गोलियत वाली लड़ाई हो, इसको कहते हैं कि लड़ाई है दिए की और तूफान की, अगर वैसी लड़ाई होगी और दिया बुझ जाएगा तो काहे का आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, ये अनइवन लड़ाई थी, ये लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं थी, मैं मान के चल रहा हूं इस बात को। तो आपका कहने का मतलब है कि डिस्प्रपोर्शनेट तौर पे जो है केंद्र ने अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल किया, तमाम मशीनरी को इस्तेमाल, निश्चित रूप से। अच्छा, आपने क्योंकि 2011 के बाद से लगातार लगभग सारे इलेक्शन देखे हैं, एक में ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं जा पाए हैं बंगाल में, तो क्या आप भविष्य देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ? हमने 2011 में भी देखा कि सीपीएम के 34 साल के राज के बाद में एक तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ और टीएमसी और एक हिंसक झड़पें जो हैं लेफ्ट और टीएमसी के बीच में हमको उस समय दिखाई दे रही थी। और अब जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, 15 साल बाद में टीएमसी हाशिए पे है और बीजेपी को एक तरीके से 2/3 बहुमत राज्य में मिला है। तो आगे आप बंगाल का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? उसमें 2-3 पॉइंट जो हैं जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा, कि ये जवाब चाहूँगा आपसे। पहली चीज़ तो ये बॉर्डर स्टेट है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक साइजेबल माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसकी अच्छी खासी तादाद है, तीसरा बंगाल का एक ऐसी सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है, राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है। इन तीनों परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो बंगाल का क्या भविष्य आपको आगे आने वाले समय में दिखाई देता है? देखिए, मुझे जो सेंस हुआ फरवरी से लेकर अप्रैल तक बंगाल में, सबसे पहला सेंस जिस पर मैं अब तक कायम हूं वो ये कि बंगाल के लोग, जब मैं बंगाल के लोग कह रहा हूं तो एज ए होल बंगाल के समाज को मिला के कह रहा हूं, जिसमें बंगाली हिंदू और बंगाली मुसलमान सब शामिल है। बंगाल के लोग परिवर्तन के मूड में नहीं थे। ठीक है, जिसको परिवर्तन कह के इतना असर्ट किया जा रहा है हर टीवी चैनल पे, हर जगह, परिवर्तन का कोई अंडरलाइंग मूड नहीं था। लोग यथास्थिति कायम रखने के मूड में थे। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है, बेशक लोग भ्रष्टाचार से परेशान थे, वसूली से परेशान थे, मिसमैनेजमेंट से परेशान थे, विधायकों की बदमाशी से परेशान थे, टीएमसी के जो छोकड़ा लोग काडर जिनको छोकड़ा लोग कहते हैं उनके अराजकता से परेशान थे। ये सारी समस्याएं थीं। इसके बावजूद बंगाल के लोग अपने रोजमर्रा के जीवन का जो पूरा इकोसिस्टम है, जहां पे हिंदू और मुसलमान साथ मिलके उत्पादक कामों में लगे होते हैं और वहां की इकोनॉमी को तय करते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे लोग अच्छे से। मेरी बता रहा हूं मैं, सैकड़ों लोगों से बात हुई और हर तबके के लोगों से बात हुई। इवन बंगाल के जो बेहद रेयर सेलिब्रिटीज हैं उनसे मैं मिला, जो लोग ममता जी को कभी कभी कंसल्टिंग करते हैं, और सड़क पे रहने वाले भिखारी तक से मेरी बात हुई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस तबके से बात न हुई हो। हर एक का ये कहना था कि सब कुछ ठीक है लेकिन भाजपा ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि भाजपा आएगी तो यहाँ का जो एक नाजुक इक्विलिब्रियम है, एक नाजुक संतुलन है, जो अमीर गरीब का, जातियों का, धर्मों का, वो संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार कोई सिस्टम दिखने में बहुत करप्ट होता है लेकिन वो संतुलन की अवस्था में होता है। वो संतुलन क्यों आया? क्योंकि वो संतुलन जो सीपीएम ने कायम किया 3 दशक में, वो जस का तस ट्रांसफर हो गया टीएमसी को। टीएमसी ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की। सारे काडर चले आए, सारा सिंडिकेट चला आया और पूरी मशीनरी वैसी काम करती रही जैसी 2011 के पहले काम कर रही थी। मशीनरी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों को लग रहा था कि भाजपा आ जाएगी, मशीनरी हिल जाएगी। ठीक है, पार्टी जो आई है ये प्रीमैच्योर है और इसका रिएक्शन होगा।
तो आप इतनी हाँ हाँ, जो आप कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा था, आपको ग्राउंड पे ये महसूस हुआ था कि लोग सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे मानसिक तौर पे, लेकिन जो रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है, दोनों बहुत अलग अलग कहानियां बयान करते हैं अभिषेक भाई। ये रिजल्ट प्रीमैच्योर है और इस रिजल्ट का रिएक्शन होगा। लोग इसको आसानी से पचा नहीं पाएंगे। वहां के मतदाता अभी टीवी पे जो दिख रहा है, जो जश्न मनाते लोग दिखाई पड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं, वो अलग बात है। डाइजेस्टिबल रिएक्शन नहीं है। इसको बंगाल का आदमी, चाहे वो भद्रलोक का हो, चाहे सड़क पे रहने वाला गरीब आदमी हो, पचा नहीं पाएगा। ठीक है। जैसे अब पहला काम ये होगा कि ममता बनर्जी ने 2011 में जो पूरे शहर को नीला रंग दिया था, नीला सफेद सब फुटओवर, ओवर ब्रिज और ये सब, वो सबका रंग बदलेगा। ठीक, तो शहर जो है पहले तो ऊपर कॉस्मेटिक रूप से बदलेगा, उसके बाद शहर की सफाई होगी। आप जानते हैं कि कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास के जो शहर हैं, उनकी सफाई का मतलब क्या है? सफाई का मतलब केवल सामान की सफाई नहीं है, वहां पे इंसान की भी सफाई है। सड़क पे वहां पूरा जीवन पलता है, वो जीवन कहाँ जाएगा हम नहीं जानते। अनरेस्ट होगा, और मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बहुत चैलेंजिंग जमीन है बंगाल, और इस बात को भाजपा भी मानती है। अगर नहीं मानती तो वो सीएपीएफ को और डीजीपी को एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं होती। जो एक्सटेंड किया गया है और लगातार सेना वहां रहेगी, वो इसीलिए रहेगी कि अगर कोई हिंसा होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो उसको दबा के, मिट्टी को लीप पोत के शासन के लायक बनाया जा सके। फिर भी मैं कह रहा हूं कि 5 साल बहुत दूर की बात है। बंगाल के लोगों को शायद जल्दी ही पछतावा हो, और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जनता वहां पे नहीं है। बंगाल वो जगह है जहां से दक्षिण पंथ और वाम पंथ दोनों के दिग्गज निकले हुए हैं। दोनों विचारधाराओं की वो जमीन है, और जो समाज 3 दशक तक सीपीएम को झेला, वो समाज 15 साल में टीएमसी से ऊब के पलट देगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे अभी भी ये अस्वाभाविक लग रहा है। आपको कहने का मतलब है कि ये नतीजे जो आए हैं, वो आपने जो ग्राउंड पे देखा उससे मेल नहीं खा रहे हैं, और दोनों में एक जो है आपको अवकाश दोनों स्थितियों में दिख रहा है। जो आपकी समझ बनी और जो यहाँ पे हमको दिख रहा है नतीजे, उनमें दोनों में फ़र्क आपको नज़र में आ रहा है। गैप है, बिल्कुल गैप है, बिल्कुल गैप है। तो इसके ऊपर और बात करेंगे हम लोग, और फिलहाल आप हमसे जुड़े और हमने एक डिस्कशन किया। कुछ डिस्कशन में अगर आप कुछ और पॉइंट अगर जोड़ना चाहें, मतलब जो मेरे से पूछने से रह गया है, तो आप जोड़ सकते हैं। मतलब देखिए, इसमें एक बात जो मुझे लगता है कि कही जानी चाहिए, वो ये है कि पश्चिम बंगाल आज जिस अवस्था में है, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट से 200 सीट पे पहुंची है ना। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का ये रिजल्ट आने वाले समय में केरल और तमिलनाडु के लिए एक सबक बन सकता है। कैसे? केरल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीट ला रही है इस बार, ठीक है, 2 पे है शायद, और तमिलनाडु में दोनों परंपरागत पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके ऑलमोस्ट 50 से नीचे, 50 के आसपास आ गई हैं, 40-60 ऐसे है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें और ये जनसंघ से आप उठा लें कि कैसे वो काम करने का उनका डिजाइन है, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाजपा या तो जिस तरीके से बंगाल में आई है, पूरे दमखम और पूरी ताकत लगा के वैसे आती है, अब की थोड़ा ज्यादा हो गया, और या तो किसी तीसरी ताकत के कंधे पे बैठ के आती है, जो ताकत परंपरागत सत्ता का ना हो, आउटसाइडर हो, जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में विजय की पार्टी का इतना बढ़िया प्रदर्शन खतरे की घंटी है कि भविष्य में उनका केजरीवाल न बने और दिल्ली मॉडल वहां लागू ना हो। उसी तरह केरला में भाजपा के 2 सीटों का आना खतरे की घंटी है। जब 3 सीट से 200 सीट हो सकती है 5 साल में भाजपा, तो केरला के भीतर भी इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारे चुनाव परिणाम आपस में जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम
प्रेसिडेंस क्रिएट कर सकता है उन जगहों के लिए जहां पे भाजपा सत्ता में नहीं है। तो वहां के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद अभिषेक जी, आप हमसे जुड़े। और अभिषेक जी हमारे साथ में थे, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे थे लगातार। उन्होंने 3 महीने वो लगभग ग्राउंड पे रहे और उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने वहाँ पे देखा और जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनमें कोई साम्य उनको नज़र नहीं आ रहा है।